और आज हम आपको बताएंगे कि दाखिल खारिज क्या होता है, दाखिल खारिज के कानूनी प्रावधान क्या होते हैं और यदि आप दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं तो इसका क्या नुकसान हो सकता है। हो सकता है कि आपकी संपत्ति आपके हाथों से निकल जाए, क्योंकि दाखिल खारिज कराना बेहद अनिवार्य है। संपत्ति का जो स्वामी होता है और वो अपनी संपत्ति को बेच देता है, अर्थात किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर देता है, तो जिस व्यक्ति के हक में वो संपत्ति हस्तांतरित होती है वो व्यक्ति दाखिल खारिज करवाने के लिए अपना आवेदन कर देता है। और यदि वो ऐसा आवेदन करता है तो राजस्व अभिलेखों में जो संपत्ति का स्वामी होता है उसका नाम हटा दिया जाता है, उसके स्थान पर उस व्यक्ति का नाम जो संपत्ति को खरीदता है उसका नाम वहाँ पर दर्ज कर दिया जाता है। यही दाखिल खारिज कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि राजस्व अभिलेख क्या होता है। ये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 31 में बताया गया है कि राजस्व अभिलेख क्या होते हैं। इनको इंग्लिश में कहा जाता है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। आमतौर पे हम लोग इसे खतौनी के नाम से जानते हैं। सवाल आता है कि खतौनी में ऐसा क्या होता है, तो बता दूं मैं आप लोगों को कि राजस्व अभिलेखों में ही संपत्ति का पूरा ब्यौरा होता है और उस संपत्ति का जो मालिक होता है उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसका निवास स्थान, सारा का सारा ब्यौरा उस राजस्व अभिलेखों में अर्थात खतौनी में दर्ज किया जाता है। यहीं पर से उसका नाम हटाया जाता है स्वामी का और उसके स्थान पर जो संपत्ति को खरीदता है का नाम दर्ज कर दिया जाता है। इसी को दाखिल खारिज भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि दाखिल खारिज के कानूनी प्रावधान क्या होते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 33, 34 और 35 में स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि दाखिल खारिज के लिए क्या क्या कानूनी प्रावधान दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दाखिल खारिज दो तरह से होता है। पहला तरीका यह है कि उत्तराधिकार के मामलों में अर्थात दाखिल खारिज, जब कभी कोई मामला हमारे सामने ऐसा आता है जो उत्तराधिकार से संबंधित होता है, यानी कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद उसके जो विधिक वारिस होते हैं उनके हक में संपत्ति का हस्तांतरण किया जाना होता है। तो सवाल ये आता है कि उनके हक में संपत्ति का हस्तांतरण कैसे होगा, यानी कि दाखिल खारिज कैसे किया जाएगा। इस अधिनियम की धारा 33 हमें बताती है कि यदि किसी व्यक्ति को या किन्हीं व्यक्ति को, एक व्यक्ति भी हो सकता है, कोई ज्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं, किसी व्यक्ति या किसी व्यक्तियों के हक में जब किसी संपत्ति का कब्जा प्राप्त होता है उत्तराधिकार के मामले में, तब उन व्यक्तियों में से कोई एक या फिर वो सारे के सारे व्यक्ति उस संपत्ति से संबंधित राजस्व निरीक्षक, उसका दूसरा नाम कानूनगो भी होता है, हम आमतौर पर उसे कानूनगो के नाम से भी जानते हैं, अपनी इस संपत्ति को प्राप्त करने का जो हक होता है वो उसको एक प्रपत्र 9, जिसे कहते हैं RC 9 के माध्यम से अवगत कराते हैं। जैसे ही उसको RC प्रपत्र 9 प्राप्त होता है उसके माध्यम से वो उन वारिसों के हक में पहले जांच करता है। जांच पड़ताल करने के बाद अगर मामला विवादित नहीं होता है तो वो उनके हक में दाखिल खारिज कर देता है। उनका नाम वहाँ से, स्वामी का नाम जो उसका था वो हटा दिया जाता है, उनके स्थान पर उसके वारिसों का नाम वहाँ पर दर्ज कर दिया जाता है। तो ये RI को इसकी पावर है। लेकिन जब मामला विवादित होता है तो ऐसे मामले में राजस्व निरीक्षक को पावर नहीं है कि वो उसका दाखिल खारिज करे। वो क्या करता है, वो उसकी एक रिपोर्ट बनाता है और रिपोर्ट बनाकर वो तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर देता है और उसके बाद उस मामले का जो विवादित मामला होता है उसका निपटारा तहसीलदार करता है। तो ये तो था वारिसों के मामले में, यानी उत्तराधिकार के मामले में। अब हम बात करते हैं कि अन्य मामलों में उसमें दाखिल खारिज कैसे किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और स्पष्ट करता चलूँ कि उत्तराधिकार के मामले में यदि कोई व्यक्ति अगर राजस्व निरीक्षक यानी कि कानूनगो के आदेश से या उसकी रिपोर्ट से किसी प्रकार व्यथित है या पीड़ित है तो वो उसकी आपत्ति तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। अब हम आगे चलते हैं उत्तराधिकार के अलावा अन्य मामलों में, जैसे कि बैनामे के मामले, दानपत्र के मामले, अन्य मामले। यदि कोई व्यक्ति अगर बैनामे के माध्यम से संपत्ति खरीदता है तो उसको एक आवेदन करना होता है तहसीलदार के समक्ष, और ये आवेदन का एक प्रोफार्मा होता है और इस प्रोफार्मा में वो अपनी सारी डिटेल भरने के बाद तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर देता है। इसका हवाला धारा 34 में दिया गया है। अब हम बात करते हैं धारा 35 की। धारा 35 में बताया गया है कि जब ऐसा आवेदन तहसीलदार के पास पहुंचता है तब वो तहसीलदार क्या करता है, उसके संबंध में अपनी जांच करवाता है।
लेखपाल कानूनों के माध्यम से वो जांच करवाई जाती है और जांच करवाने के उपरांत सेम प्रक्रिया होती है। राजस्व निरीक्षक के माध्यम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत होती है और मामला अगर विवादित नहीं होता है तो तहसीलदार उसका दाखिल खारिज आसानी से कर देता है। यदि मामला विवादित पाया जाता है तो ऐसे विवाद का निपटारा तहसीलदार अपनी अदालत में, जिसे कहते हैं राजस्व अदालत, बाकायदा एक मुकदमा चलता है, लेकिन ये मुकदमा एक संक्षिप्त प्रक्रिया का होता है जिसे सरसरी प्रक्रिया कहा जाता है और तहसीलदार इस पर डिसीजन दे देता है। विवाद का निपटारा करने के उपरांत इसका दाखिल खारिज कर दिया जाता है। तो ये थी दाखिल खारिज की प्रक्रिया और दाखिल खारिज का कानूनी प्रावधान। अब बात करते हैं यदि आप दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं तो क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर दाखिल खारिज आप नहीं करवाते हैं तो जिस व्यक्ति से आपने बैनामा करवाया है, अगर आप दाखिल खारिज नहीं करवाएंगे तो राजस्व अभिलेखों में अर्थात खतौनी में उसका नाम बदस्तूर जारी रहेगा और वो आगे चल के एक विवाद की स्थिति बन जाती है। हो सकता है कि वो संपत्ति का स्वामी उस प्रॉपर्टी को दोबारा बेच दे, जिसे हम कहते हैं सेकेंड सेल डीड, यानी कि द्वितीय बैनामा, द्वितीय विक्रय पत्र। अक्सर ऐसा मामला सामने आया है कि संपत्ति के स्वामी ने संपत्ति किसी को बेची और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के उपरांत उसके जो विधिक वारिस थे उनका नाम खतौनी में दर्ज हो गया और आपने चूंकि बैनामा करवाया था और आपने उसका दाखिल खारिज नहीं करवाया तो उस संपत्ति के राजस्व अभिलेखों के अनुसार स्वामी कौन बन गया? उस मृतक के वारिस। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो मृतक के वारिस हैं वो संपत्ति उठाकर किसी अन्य व्यक्ति को बेच देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी संपत्ति विवादित बन जाती है, फिर आपको केस करने पड़ते हैं, मुकदमे करने पड़ते हैं, काफ़ी कानूनी प्रश्नों में पड़ना पड़ जाता है और आपको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ जाता है और एक लंबे अरसे के बाद आपको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है यदि आप एक छोटा सा दाखिल खारिज नहीं करवाते।